तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज ऑन कंप्यूटर पोर्शन। तो इस सिलसिले में आज का लेक्चर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी टर्म्स जुड़े हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने रखे हैं कुछ टॉप मोस्ट एमसीक्यूज एट द एंड, वो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज हम करेंगे। तो कुल मिला के ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। आपको क्या करना, मेरे साथ जुड़े रहना एट द एंड तक, हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। किसकी बात करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल की। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें आप बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एमएस वर्ड पाओगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एमएस एक्सेल पाओगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप पावर पॉइंट पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एमएस एक्सेस पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस पब्लिशर पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप आउटलुक पाओगे। इसमें और भी बहुत सारी एप्लीकेशन, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पाओगे। लेकिन आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल की, सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल की। देखो, एमएस एक्सेस की जब भी हम बात करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो ये एक स्प्रेडशीट है। जैसे आपका एमएस वर्ड जो होता है ना, एमएस वर्ड आप यूज करते हो अगर आपको कोई भी लेटर बनानी होगी, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, डॉक्यूमेंट मॉडिफाई करना होगा, कॉपी करनी होगी, प्रिंट करना होगा, तो उसके लिए आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, ठीक है ना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, पहले हमें यह जान लेते हैं कि किस लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नो डाउट एमएस ऑफिस में आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमेशा एक टर्म है, वो है स्प्रेडशीट। अब कल क्वेश्चन आ सकता है कि स्प्रेडशीट किसको कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले ये दिमाग में ठान ले कि ये क्या है, ये है आपका स्प्रेडशीट, ठीक है। अब ये किसने डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ये किया है डेवलप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, जो बिल गेट्स की कंपनी है, उन्होंने ही डेवलप किया था किसको? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। अब किसके लिए है? ये विंडोज के लिए भी, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी, ये एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए भी, या आईओएस यानी एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए भी एमएस एक्सेल जो एक स्प्रेडशीट है डेवलप किया गया है। अब एमएस एक्सेल के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये किसका पार्ट है? ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट। वो मैंने ऑलरेडी बोला कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आपका एमएस एक्सेल भी आता है। अब सुनो, एमएस एक्सेल जो है ये है स्प्रेडशीट। अब ये स्प्रेडशीट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, स्प्रेडशीट जो होता है ना, ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो। देखो, मैं अभी बात कर रहा हूं डाटा की, वो डाटा जो हम स्टोर कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। यहां पे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। एमएस एक्सेल में क्या करते हैं? डाटा को पहले ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो, अगर हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना होगा ना, डाटा को एनालाइज करना होगा और इसको स्टोर अगर हमें करना होगा ना टेबुलर फॉर्म में, देन हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। गॉट माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, अगर आपको अकाउंटिंग करनी होगी, अगर आपको बिलिंग करनी होगी, बिल बनानी होगी, तो आप यूजुअली बिल जो होती है ना, वो आप बनाते हो इसी एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल क्या है? पहले ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? जहां पे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे हम डाटा को एनालाइज करते हैं और स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो, मैं दिखाता हूं। देखो, ये है बिल्कुल एमएस एक्सेल। अब ये जो एमएस एक्सेल है ना, यहां पे हम ये एमएस एक्सेल यूज करते हैं। अगर आप देखोगे ना, यहां पे ये आपके, अगर आप देखोगे ना, ये रोज है, ये कॉलम्स है, ठीक है ना, ये कॉलम्स है आपकी। तो ये रोज एंड कॉलम्स जो है ना, इनमें हम डाटा को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और स्टोर करते हैं। तो यही एक स्प्रेडशीट है। यानी स्प्रेडशीट हम उस कंप्यूटर एप्लीकेशन को कहेंगे जहां पे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां पे हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। स्टोर मींस सेव कर सकते हैं किसमें? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म मतलब होता है, देखो, टेबल में क्या होते हैं आपके? रोज एंड कॉलम्स। जब आप किसी भी डाटा को स्टोर करोगे किसमें? डेटा एंड कॉलम्स में, तो वो क्या लाता है? स्प्रेडशीट। तो एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, ठीक है, जहां पे आप डाटा को क्या करते हो? ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो किसमें? टेबुलर फॉर्म में,
ठीक है, तो ये होता है आपका एमएस। अब इस एमएस एक्सेल में हमने जाना कि ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जहां पर आप डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो या स्टोर करते हो टेबुलर फॉर्म में। देखो, आप जब भी आपको बिल बनानी होती है तो आप बिल बनाने के लिए एमएस एक्सेल यूज करते हो। वहां पे आप डाटा जो है ना टेबुलर फॉर्म में। हाँ, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको फॉर एग्जांपल हम डेट शीट की बात करेंगे। अब यूजुअली एग्जाम्स में जो डेट शीट होता है ना, कि अगर हम देखेंगे संडे को आपको ऐसा, संडे को आपको साइंस पेपर होगा, मंडे को आपको सोशल साइंस पेपर होगा, तो टाइमिंग तो वो भी हम इसी एमएस एक्सेल में बनाते हैं, क्योंकि वो टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं ना। कहने का मतलब ये है, जब भी आपको डाटा को टेबुलर फॉर्म में रखना होता है ना, हम उस वक्त एमएस एक्सेल जो है ना वो यूज करते हैं। तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जहां पे आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते, एनालाइज करते हो और स्टोर करते हो टेबुलर फॉर्म में। ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म मतलब सिंपली होता है रोज एंड कॉलम्स। ठीक, हाँ। अब और एक बात स्प्रेडशीट के बारे में, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी कि हम एमएस एक्सेल, जब भी मैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करूंगा ना, दैट मीन्स कि मैं एमएस एक्सेल की बात कर रहा हूं। ये जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ना, इसमें हम ग्राफ्स को भी क्रिएट करते हैं। देखो, हम जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ्स, चाहे हम पाई चार्ट की बात करेंगे, ये चार्ट्स की बात करेंगे या ग्राफ्स की बात करेंगे, तो वो भी हम इसमें एमएस एक्सेल में पाएंगे। वो भी हम किसमें, एमएस एक्सेल में पाएंगे। तो चाहे हमें ग्राफ्स को क्रिएट करना है, चाहे पिक्चर्स को इंसर्ट करना है, चाहे हमें चार्ट्स जो है ना वो बनाने हैं, वो भी हम इसी एमएस एक्सेल में या यूं कहें स्प्रेडशीट प्रोग्राम में बनाते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब आपने जाना कि अगर आपको कभी भी डाटा को क्या करना होता है, अगर आपको कभी भी अकाउंटिंग करनी होगी, अगर आपको कभी भी बिल बनानी होगी, तो आप ओएसली किस में बनाओगे, वो एमएस एक्सेल में बनाओगे। ठीक है, हाँ। अब एमएस एक्सेल की जब भी हम बात करते हैं ना, इसका फर्स्ट वर्जन किसके लिए, मैकिन्टोश के लिए जो है वो रिलीज किया गया 1985 में और विंडोज के लिए 1987 में। मैं क्या कह रहा हूं कि एमएस एक्सेल इसका फर्स्ट वर्जन किसके लिए, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैकिन्टोश जो है वो एप्पल के लिए, और विंडोज आपको पता है, जो भी हमारे जो लैपटॉप्स है उसमें विंडोज ही होती है ना। तो पहले मैकिन्टोश के लिए जो फर्स्ट वर्जन एमएस एक्सेल जो रिलीज किया गया ना, वो 1985 में किया गया और विंडोज के लिए 1987 में किया गया। ये सिंपली आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि स्प्रेडशीट जो है ना, इसके और एग्जांपल्स है। जैसे हमने देखा कि एमएस वर्ड जो है ना, उसके और एग्जांपल्स थे। फॉर एग्जांपल, हमने एमएस वर्ड में देखा वर्ड पैड भी होता है, नोट पैड भी होता है, गूगल डॉक्यूमेंट भी होता है ना, जैसे हमने देखा एमएस वर्ड में। तो वैसे ही स्प्रेडशीट के मामले में यहां पे हम स्नोबॉल भी एक एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। जैसे आपकी एमएस एक्सेल जैसे आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है ना, वैसे स्नोबॉल भी है। और लोटस 1 2 3 ये आता है। कल क्वेश्चन आ जाएगी कि लोटस 1 2 3 क्या है, तो आप क्या कहोगे कि ये है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, कल अगर क्वेश्चन आ जाएगी कि वर्ड पैड क्या है, आप क्या बोलोगे कि यह है वो वर्ड पैड क्या है, वो वहां पे जैसे आपका एमएस वर्ड है, वैसे आपका वर्ड पैड भी है, वैसे एप्लीकेशन आपकी वर्ड पैड भी है, नोट पैड भी है, या गूगल डॉक्यूमेंट भी है। तो अगर हमें यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम कर रहे हैं कि अदर एग्जांपल्स ऑफ स्प्रेडशीट क्या क्या है, स्नोबॉल है। ठीक है, स्नोबॉल है, लोटस 1 2 3 है, एप्पल नंबर्स है। अगर कभी एप्पल नंबर्स क्वेश्चन में आया कि एप्पल नंबर्स क्या है, तो ये क्या है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। लोटस भी क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्नोबॉल भी क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और क्यूट प्रू ये होता है बेसिकली क्यूटरू, इसको क्यूट प्रू भी आप कह सकते हो, या क्यूटरू प्रो भी कह सकते हो आप। तो ये भी आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहां तक आपने जाना कि एमएस एक्सेल क्या है। और हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एमएस एक्सेल के बारे में, जैसे आपने वर्ड में जाना, देखो हमने जाना कि एमएस वर्ड जो होता है ना, वो हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, वैसे हम एमएस एक्सेल भी दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि हम पहले क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन को, फिर हम रन ऑप्शन आता है, लेकिन वहां पे हम लगाते हैं winword.exe, यानी जब हमें एमएस वर्ड को ओपन करना होता है ना, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, winword.exe। लेकिन यहां पे winword नहीं, यहां पे हमें लगाना होता है excel.exe। समझ आ रहा है, excel.exe। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमें एमएस एक्सेल को ओपन करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, अब एमएस एक्सेल कैसे आप ओपन करोगे, आपके पास दो तरीके हैं। जैसे एमएस वर्ड आप ओपन करते हो ना, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, वैसे एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं।
या तो आप क्लिक पहले स्टार्ट बटन पे जाओगे, स्टार्ट बटन में आपका आ जाएगा रन ऑप्शन, और रन ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, वहां पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, वहां पे आप एमएस वर्ड के मामले में winword.exe डालते हो, और एक्सेल के मामले में excel.exe डालते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में क्या डालते हैं, winword.exe, और एमएस एक्सेल में excel.exe। ठीक है। हाँ, अब दूसरा तरीका जैसे हम एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, तो ओवेसली जो एमएस ऑफिस, जो एमएस वर्ड में होता है ना, वो एमएस एक्सेल में कैसे, पहले हम करते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो ऑल प्रोग्राम्स आ जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स अगर जब आ जाएंगे तो उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आ जाएगा ना, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको निकालना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निकालोगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल निकालना है हमें यहाँ पे, तो हम किसको क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक करेंगे। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट निकालना होगा, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को क्लिक करेंगे। ठीक है ना। हम बात करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स की जो कि एमएस एक्सेल के साथ जुड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करेंगे एमएस वर्ड की, पहले मैं एमएस वर्ड की बात करूंगा। जब हमने एमएस वर्ड में समझा कि जब भी हम कोई फाइल जो होते हैं ना एमएस वर्ड में, वो सेव होती थी बाय डिफॉल्ट एज डॉक्यूमेंट 1, वो सेव होती थी बाय डिफॉल्ट एज डॉक्यूमेंट 1। वैसे अगर हम एमएस एक्सेल की बात करेंगे ना, एमएस एक्सेल में अगर हम फाइल को सेव नहीं करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी लेकिन एज बुक 1, यानी उसका नाम क्या आएगा, उसका नाम आएगा बुक 1। कहां पे, एमएस एक्सेल में। देखो ये है यहां पे एमएस एक्सेल का शीट। ठीक है, एमएस एक्सेल शीट में आप ऊपर देखोगे टाइटल बार, ये क्या है, ये है बुक 1। तो बुक 1 से आपका जो एमएस एक्सेल शीट होता है या एमएस एक्सेल फाइल जो होती है ना, वो सेव होती है। और एमएस वर्ड कैसे होती है बाय डिफॉल्ट, डॉक्यूमेंट 1। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने ही जानने, यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं एमएस एक्सेल में, और मैक्सिमम रोज कितने हो सकते हैं। देखो हमने जाना एमएस वर्ड में, हमने जाना कि एमएस वर्ड में मिनिमम कॉलम हो सकती है 1 और मिनिमम रो हो सकता है 1 एमएस वर्ड में। ठीक है, और साथ ही साथ हमने जाना एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम कॉलम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 63। यानी एमएस वर्ड में 63 से ज़्यादा कॉलम्स नहीं हो सकते हैं, और मैक्सिमम जो रोज हो सकते हैं वो हो सकते हैं अनलिमिटेड। लेकिन अगर हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की, एमएस एक्सेल में जो मैक्सिमम कॉलम्स हो सकते हैं ना, वो हो सकते हैं 16,384। तो याद रख लेना 16,384। और मैक्सिमम रोज जो हो सकते हैं ना, वो हो सकते हैं 10,48,576। अब ये क्वेश्चन एक बार आया है, ये क्वेश्चन जो है ना एक बार आया है, जेके एसएसबी ने डाला था ये क्वेश्चन कि मैक्सिमम और रोज कितने हो सकते हैं, किस में, एमएस एक्सेल में। कितने हो सकते हैं, 10,48,576, और कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 16,384। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आया था एमएस वर्ड के रिगार्डिंग कि मिनिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं और मिनिमम रोज कितने हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा, वहां पे मिनिमम कॉलम्स 1 और मिनिमम रोज 1। और अगर हम एमएस वर्ड की बात करेंगे, मिनिमम कॉलम 1, मिनिमम रोज 1। और एमएस वर्ड की बात करेंगे तो मैक्सिमम कॉलम 63 और मैक्सिमम रोज अनलिमिटेड। लेकिन यहां पे अगर हम एमएस एक्सेल की बात करेंगे तो यहां पे मैक्सिमम कॉलम्स है 16,384 और मैक्सिमम रोज जो है वो है 10,48,576। ठीक है। हाँ, अब यहां पे फॉन्ट साइज की बात करेंगे। जैसे हमने एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज देखा ना कि 8 से लेके 72 तक है, तो बिल्कुल यहां पे भी अगर हम एमएस एक्सेल की बात करेंगे ना, यहां पे भी फॉन्ट साइज जो है वो 8 से लेके 72 है। और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है 11। यानी बाय डिफॉल्ट अगर आपने एमएस वर्ड की फाइल ओपन की या एमएस एक्सेल की ओपन फाइल की, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आपका, यानी जब भी आप टाइप करोगे ना, तो उसका फॉन्ट साइज कितना रहेगा, 11। वही होता है बाय डिफॉल्ट, जो खुद रहता है, जो खुद रहे। बाय डिफॉल्ट मींस खुद ब खुद, तो खुद ब खुद कितना होता है, 11। और इसको आप कम भी कर सकते हो, इसको आप ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पे फॉन्ट स्टाइल एमएस एक्सेल की अगर हम बात करेंगे, फॉन्ट स्टाइल जो है ना, वो यहां पे भी एमएस एक्सेल में भी कैलिबरी है। तो एमएस वर्ड में भी कैलिबरी है और यहां पे भी कैलिबरी। ठीक है। और 2007 से पहले क्या था, एमएस वर्ड में भी टाइम्स न्यू रोमन था, और एमएस एक्सेल में भी टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है ना। हाँ। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब हम एमएस एक्सेल खोलते हैं ना, तो एमएस एक्सेल में आप सबसे ज्यादा से ज्यादा 255 शीट्स पाओगे। कितने शीट्स पाओगे, 255 शीट्स पाओगे। अभी मैं दिखाऊंगा क्या शीट्स क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए याद रख लीजिए कि बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 शीट्स होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 255 शीट्स। ठीक है। हाँ, अब एमएस वर्ड में भी हमने इसको डिस्कस किया था इस स्लाइड को, और यहां पे भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपकी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। देखो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट को मैंने कंपेयर किया है। ठीक है।
अभी पहले हम इनको कंपेयर करेंगे जूम के हिसाब से, यानी कितना हम जूम कर सकते हैं। देखो एमएस वर्ड में हम मिनिमम जूम कर सकते हैं 10% और मैक्सिमम कर सकते हैं 500। ठीक है 500। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले एमएस वर्ड में हम जूम कर सकते हैं कितना 10% मिनिमम और मैक्सिमम कितना 500। लेकिन बाय डिफॉल्ट, अब बाय डिफॉल्ट तो वहां से आ जाएगा ना, बाय डिफॉल्ट आता है 100। कितना आता है बाय डिफॉल्ट आता है 100। देखो अगर आप कोई भी फाइल खोलोगे ना, कौन सी कोई भी फाइल खोलोगे ना एमएस वर्ड की, जब आप एमएस वर्ड की फाइल खोलोगे ना तो वहां से बाय डिफॉल्ट जो आ जाएगा ना वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है हाँ। अब यहां पे देखते हैं, देखो यहां तो हमने ये जाना, अब यहां पे हम एमएस एक्सेल के बारे में बात करेंगे। एमएस एक्सेल में भी मिनिमम 10 है, यानी जूम जो है ना वो मिनिमम हम 10 कर सकते हैं, 10 से कम नहीं कर सकते हैं जूम। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 400 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 400 कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 500 होगा एमएस वर्ड में, लेकिन एमएस एक्सेल में 400 ही करेंगे। और बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पे 100% ही होता है। बाय डिफॉल्ट भी कितना होता है 100%। बाय डिफॉल्ट मीन्स अगर आप एमएस एक्सेल शीट खोलोगे ना तो जैसे आपका बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 11 रहता है ये ना फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल रहता है कैलिबरी, वैसे बाय डिफॉल्ट 100% जूम करके आपकी एमएस एक्सेल फाइल खुलेगी। ठीक है गॉट इट हाँ। अब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 400 है। तो सिंपली क्या रखना है याद आपको जूम के बारे में, ये कि एमएस वर्ड में जो हम जूम रख सकते हैं ना वो रख सकते हैं मिनिमम 10, मैक्सिमम रख सकते हैं 500। एमएस एक्सेल में मिनिमम 10 रख सकते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं 400। एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम 10 रख सकते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं 400। लेकिन यहां पे जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वो क्या रहता है, वो रहता है 100%। अब हम समझेंगे जूम तो हमने जाना कि कितना हो सकता है एमएस वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में। अब हम फाइल एक्सटेंशन की बात करेंगे तो यहां से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। फाइल एक्सटेंशन की जब भी हम बात करते हैं ना तो यहां से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखो फाइल एक्सटेंशन की जब भी हम बात कर रहे हैं, एमएस वर्ड की बात करेंगे तो वहां मैंने ऑलरेडी बोला कि फाइल एक्सटेंशन रहता है, वहां पर जो फाइल हमारी सेव होती है ना वो बाय डिफॉल्ट होती है डॉक्यूमेंट 1 से, वो बाय डिफॉल्ट होती है डॉक्यूमेंट 1 से। और फाइल एक्सटेंशन जो रहती है 2007 से पहले .doc था, 2007 के बाद .docx है। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। अब एमएस एक्सेल में जो हमारी जो फाइल होती है ना वो बाय डिफॉल्ट सेव होती है बुक 1 से। अभी मैंने दिखाया ना बुक 1 से, तो बुक 1 से बाय डिफॉल्ट अगर आपने एमएस एक्सेल फाइल का नाम नहीं रखा है तो वो खुद ब खुद सेव हो जाएगी एज बुक 1 से। ठीक है हाँ। अब एक्सटेंशन की बात करेंगे। 2007 से पहले क्या था XLS और 2007 के बाद है .xlsx, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है प्रीवियस लेक्चर में भी एमएस वर्ड में भी कि 2007 में कौन सी लैंग्वेज हुई थी, मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज, तो इसी की वजह से .xlx जो आ गया ना उसी की वजह से आ गया। ठीक है हाँ। पावर पॉइंट में क्या होता था, पावर पॉइंट में PPT, पावर पॉइंट में जो एक्सटेंशन है ना वो है PPT और 2007 के बाद PPT यानी .pptx आ गया। और पावर पॉइंट में जो हमारी फाइल जो होती है ना वो सेव रहती है बाय डिफॉल्ट किस नाम से, प्रेजेंटेशन 1 से। ठीक है हाँ ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब यहाँ पे देखो अब फॉन्ट साइज हम कितना कर सकते हैं। देखो फॉन्ट साइज हम यहाँ पे एमएस वर्ड में जो होता है ना वो ऐप के हिसाब से 8 से 72 हो सकता है, लेकिन यूजर खुद कर सकता है, एक भी रख सकता है और ज्यादा से ज्यादा 1638 रख सकता है फॉन्ट साइज। ठीक है एमएस वर्ड में। और एमएस एक्सेल में 8 से 72 ऐप में ही आता है, लेकिन यूजर यहां पे रख सकता है 1 और ज्यादा से ज्यादा 409, यानी एमएस एक्सेल में ज्यादा वो फॉन्ट नहीं रख सकता है, 409 ही रखेगा, लेकिन यहां पे 1638 एमएस वर्ड में होता है। ठीक है हाँ। और एमएस पावर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे ना ऐप में आता है 8 से लेकर 96, यानी देखो आपने देखा कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में 8 से लेकर 72, लेकिन एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है 8 से लेकर 96, लेकिन यहां पे यूजर जो है ना वो नहीं रख सकता, वो ना कम कर सकता ना वो ज्यादा रख सकता है जैसे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में करते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट आपकी जो फाइल होगी वो सेव किस नाम से होगी, डॉक्यूमेंट 1 से। एमएस एक्सेल में किस नाम से होगी, आपकी बुक 1 से। एमएस पावर पॉइंट में किससे होगी, प्रेजेंटेशन 1 से। ठीक है हाँ। एमएस वर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जूम कितना हम रख सकते हैं, वो मिनिमम कितना हो सकता है 10, मैक्सिमम कितना हो सकता है 500। एक्सेल और पावर पॉइंट में क्या होता है मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400। हाँ बाय डिफॉल्ट कितना हम जूम रख सकते हैं, वो रख सकते हैं 100%। ठीक है
हाँ, फाइल एक्सटेंशन आ सकता है एमएस एक्सेल का, तो वो है डॉट XLSX, ठीक है। हाँ, वर्ड का आ सकता है तो डॉट DOCX, ठीक है। पावर पॉइंट का आ सकता है तो डॉट PPTX। हाँ, फॉन्ट साइज आ सकता है तो फॉन्ट साइज जो है वो हम 8 से लेके 72, 8 से लेके 72 कहाँ पे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में, लेकिन पावर पॉइंट में 8 से लेके 96। और यहाँ पे एमएस वर्ड में वन यूजर जो है ना वो 1 भी रख सकता है और 1638 भी रख सकता है। एमएस एक्सेल में 1 भी रख सकता है, 409 भी रख सकता है। फॉन्ट स्टाइल क्या रहेगी, वो इसमें भी कैलिबरी रहेगी, इसमें भी कैलिबरी रहेगी, इसमें भी कैलिबरी रहेगी, ठीक। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। अब हम आगे जाएंगे और एक्सेल को अच्छे से समझ लेंगे। यहां हम जानेंगे अब एमएस एक्सेल के बारे में। देखो एमएस एक्सेल बिल्कुल जैसे आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो ना, दो तरीके हैं एमएस एक्सेल के भी, दो तरीके ओपन करने के। तो एमएस एक्सेल जब आपका ये ओपन होता है ना, तो सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, जैसे एमएस वर्ड में होता है ऊपर, सबसे ऊपर टाइटल बार, एमएस एक्सेल में भी टाइटल बार होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 से सेव रहता है, एक्सेल में किससे होता है, बुक 1 से। पहली बात, ये बात क्लियर, ठीक है। अब फिर होता है ये क्विक एक्सेस, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे हमने एमएस वर्ड में भी देखा। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, वहां पे आपके कुछ वो वहाँ पे टूल बार निकल के आता है, ये ऊपर लेफ्ट साइड ऑफ टाइटल बार, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, वहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे, आगे जाएंगे, ये वाला, ये हमने देखा कि इनको हम कहते हैं मेन्यू बार, इनको हम कहते हैं मेन्यू बार। किसको कहते हैं मेन्यू बार, यानी होम, इंसर्ट, ये देखो अच्छे से देख लेना, मैं थोड़ा जूम करके करता हूँ इसको। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये जो है ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका मेन्यू बार, जो हमने कहाँ पे देखा था, जो हमने एमएस वर्ड में भी देखा था, ये होता है आपका मेन्यू बार, ठीक है। हाँ, तो मेन्यू बार भी आपने जान लिया। फिर ये होता है आपका रिबन, जैसे आपने वहाँ पे रिबन जाना ना कि रिबन होता है ये वाला सारा जो सब मेन्यूज होते हैं या बाकी जो नीचे होता है ना, ये सारा पोर्शन जो होता है ना, ये आपका होता है रिबन, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अब वर्ड और एक्सेल में डिफरेंस क्या है वो समझाता हूं। देखो सबसे पहले यहाँ पे रिबन के नीचे एक बार आता है जिसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। ये देखो ये है ना, यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये होता है आपका फार्मूला बार। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट, आपको जानना ही जाना है कि फार्मूला बार क्या होता है, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे हमने देखा कि एमएस एक्सेल जो होता है ना, ये किन का बना होता है, ये रोज एंड कॉलम्स का बना होता है ना, इसको इसीलिए कहा जाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बना होता है रोज एंड कॉलम्स का। देखो यहाँ पे आप रोज भी देखोगे, यहाँ पे आप कॉलम्स भी देखोगे, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे ABCDEFG, ये है कॉलम नेम, कॉलम हेडिंग, इनको कहते हैं हम कॉलम हेडिंग। यानी ये कॉलम जो होते हैं ना, कॉलम्स जो है उनकी हेडिंग है ना, वो है ये। और यहां से आप देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है रो हेडिंग, ये है रो हेडिंग, ठीक है। अब रो हेडिंग, और अब देखो अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। अब जब ये रोज एंड कॉलम्स आपस में मिलते हैं ना, जब इंटरसेक्शन होता है ना रोज एंड कॉलम्स, ये बनाते हैं सेल। क्या बनाते हैं, सेल। मैं क्या कह रहा हूं कि एमएस एक्सेल में क्या होता है, ये कॉलम्स भी होते हैं और रोज भी होते हैं। कॉलम्स के नाम ऊपर से आते हैं, यहां से हम ABCD, और रोज के आते हैं 1 2 3 में। रोज आते हैं नंबर में, याद रख लेना, रोज किस में आते हैं, नंबर में। और कॉलम्स किस में आते हैं, कॉलम्स आते हैं किस में, कॉलम्स आपके आते हैं लेटर्स में, यानी ABCD कॉलम्स आते हैं लेटर्स में, ठीक है। हाँ, अब देखो रोज आते हैं आपके नंबर्स में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है आपका रोज और ये है आपका कॉलम। ये आपने यहां तक जान लिया, यहां तक कोई फर्क है नहीं। अब यहां पे रो एंड कॉलम, ये देखो, ये जो है ना, ये अच्छे से समझ लेना। अब ये जो रो एंड सेल जो होता है ना, ये रो एंड ये इनको बोलते हैं हम सेल। इनको क्या बोलते हैं हम, सेल, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स जो होते हैं ना, ये बनाते हैं सेल, ये है इंटरसेक्शन, ये रोज एंड ये बनाते हैं सेल। तो सेल क्या होती है, सेल होती है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो मैं आगे समझाऊंगा। अब जिस सेल पे हम वर्क करेंगे ना, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। देखो इसको हम एक्टिव सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पे हम वर्क कर रहे हैं। जिस सेल पे हम वर्क करेंगे उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। तो आपने अभी जाना कि कॉलम हेडिंग ये है, रो हेडिंग ये है, और सेल बनती है जब रो एंड कॉलम्स जब मिलते हैं तो वो सेल बनाते हैं। और जिस सेल पे हम काम करेंगे उसका नाम क्या हम बोलते हैं, उसका नाम बोलते हैं हम एक्टिव सेल। अब ये क्वेश्चन आते हैं, कल आ जाएगा कि एक्टिव सेल क्या है। एक्टिव सेल वो सेल है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। हाँ, सेल क्या है, सेल है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। हाँ, अब यहां पे अच्छे से समझ लेना। अब इस सेल का नाम होता है, इस सेल का भी नाम है, इस सेल का भी नाम है, इस सेल का भी नाम है। देखो नाम कैसे रखते हैं, नाम रखते हैं पहले हम कॉलम से, फिर रो से, फिर कॉलम से, फिर रो से। देखो पहली ये सेल है ना, ये पहली सेल है ना, इसका नाम आ जाएगा A1, यानी कॉलम क्या है A, रो क्या है 1, तो इसका नाम क्या आ जाएगा A1। इसको बोलते हैं सेल एड्रेस।
इसको क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस। देखो पहले मैंने क्या बताया, पहले मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूं, चीजों को अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमने पहले समझा कि इसको, ये है हेडिंग कॉलम, ये है रो कॉलम, ठीक है। फिर हमने समझा कि हेड इंटरसेक्शन जब रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना, तो वो बनाते हैं सेल, ठीक है ना। ऐसे बहुत सेल्स इसमें आप पाओगे, बहुत सारे सेल्स इसमें आप पाओगे, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे सेल्स इसमें आप पाओगे, वो तो ओब्वियसली। हाँ, अब जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। तो यहां पे हम काम कर रहे हैं जिसको, इसको बोलेंगे एक्टिव सेल। अगर मैं इस सेल पे काम करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा एक्टिव सेल, ठीक है, ठीक है। अब होता है हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है, एड्रेस होता है। अब एड्रेस कैसे होगा? एड्रेस होगा कॉलम कौन सी होगी और रो कौन सी होगी। अगर ये पहली सेल है तो कॉलम है ए और रो क्या है 1, तो सेल एड्रेस क्या बनेगा? A1। अगर ये दूसरी सेल है, इसका सेल एड्रेस बनेगा, कॉलम कौन सी है? B है, रो कौन सा है? 1, तो B1, ठीक है। अगर ये सेल में लेता हूं, ये सेल में लेता हूं, ये सेल देखो अच्छे से, अब मैं इसका सेल एड्रेस बताऊंगा। ये सेल में लेता हूं तो ये अगर मैं देखूंगा यहां से आपकी कॉलम कौन सी है? C, तो रो कौन सा? 8, तो C8 बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? C8, यानी इसका सेल एड्रेस C8 रहेगा। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब देखो, अब नीचे आपने देखा कि सबसे नीचे क्या होता है? स्टेटस बार, यानी जो सबसे नीचे होता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है सबसे नीचे क्या होता है? वो होता है स्टेटस बार। तो वैसे हाँ, अब यहां पे देखो हर एक एक्सेल शीट में क्या होता है, हर एक एक्सेल शीट में क्या होता है, हर एक एक्सेल शीट में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आते हैं, 1 2 3, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि 255 शीट्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने शीट्स होते हैं? 255 शीट्स होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितने शीट्स निकल के आते हैं? 3। ये है ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो ये आ सकता है। अब ये बहुत सारी शीट्स मिलके बनाती है आपकी वर्कबुक। क्या बनाती है? वर्कबुक। तो यहां तक आपने बेसिक कंसेप्ट समझे कि सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होती है, हेड, जो हेड कॉलम होती है वो कहां होती है, जो रो कॉलम होती है वो कहां होती है। आपने समझा ये भी कि सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, फिर क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, आपका ये ना रिबन क्या होता है, स्टेटस बार सबसे नीचे आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपने समझा। अब ये होता है यहाँ पे ये ना वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो मैंने ऑलरेडी एमएस वर्ड में समझा है। अब आगे की तरफ जा, बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल हम पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। सबसे पहले सेल क्या होता है? देखो सबसे पहले अच्छे से समझ लेना। अभी मैंने बोला कि सेल होता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। देखो यहां से आपकी है, यहां से आपकी ये ऊपर से आपने देखा कि ऊपर से क्या आता है? ऊपर से आते हैं आपके कॉलम्स। यहां से क्या आते हैं? यहां से आती है रोज आते हैं, ठीक है ना, रोज। अब यहां से जब इंटरसेक्शन हो जाएगा किसका? ये ना कॉलम्स एंड रोज का, वो क्या बनाएंगे? सेल। तो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। तो यही होता है सेल। सेल होता है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब एक्टिव सेल क्या होती है? एक्टिव सेल होती है वो सेल जिसपे हम वर्क करते हैं, जिसपे हम करंटली वर्क करेंगे ना, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। यहां समझो, ये है, ये आपकी एक सेल बन गई, ये बन गई, दूसरी सेल बन गई, ये तीसरी सेल बन गई, ऐसे ऐसे बनाएंगे सेल्स, ठीक है। अब एक्टिव सेल मैंने बताया जिस पे हम वर्क करें, अभी हम इस पे वर्क करेंगे। तो ये कौन सी है? ये होगी आपकी एक्टिव सेल, ठीक है। उसके बाद सेल एड्रेस। सेल एड्रेस मैंने अभी बताया, सेल एड्रेस मैंने बताया कि हम एक नाम देते हैं, हम एक नाम देते हैं। अब आप नाम ऐसे नहीं देंगे, नाम आप ऐसे देंगे कि आपको देखना है कि कॉलम कौन सी है, रो कौन सी है। तो सेल एड्रेस होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल इंटरसेक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं और इनका हम एक नाम देते हैं, किसी सेल का नाम होता है, वही कहलाता है सेल एड्रेस, ठीक है। जिससे हम किसी सेल को रिप्रेजेंट, मतलब ना ये पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी सेल है। देखो इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंटरसेक्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ लेटर एंड नंबर ऑन द वर्कशीट। देखो सेल एड्रेस कैसे होता है, अभी में सेल एड्रेस होता है हमेशा पहले क्या आता है? कॉलम। पहले आएगा कॉलम, यानी अगर कॉलम ए होगी, फिर रो ए होगा, या रो बी, सॉरी रो 1 होगा, रो 2 होगा, रो 3 होगा। कॉलम्स को हम ए में लेटर्स में डिनोट करते हैं, रोज को हम नंबर्स में डिनोट करते हैं। तो उसी हिसाब से सेल एड्रेस हम दे सकते हैं, बता सकते हैं कि किस सेल का क्या सेल एड्रेस है। मैं फिर से एक बार बता, देखो यहां से हम सेल एड्रेस पे आ जाएंगे। यह है पहली सेल, तो इसकी कॉलम कौन सी है? ए है। इसका रो कौन सा है? 1 है। तो इसका सेल एड्रेस क्या बनेगा? A1, ठीक है। अब मैं लेता हूं ये सेल, क्या लेता हूं? ये सेल। इसकी कॉलम कौन बनेगी? F। इसका रो यहां से कौन आएगा? 12, तो F12 इसका सेल एड्रेस बनेगा, ठीक है। यही होता है सेल एड्रेस, ठीक है। तो आपने अभी सेल भी समझा, सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और उसके बाद एक्टिव सेल जिसपे हम वर्क करेंगे, सेल एड्रेस भी आपने जाना।
अब यहां पे आता है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, इन्हें जब बहुत सारी वर्कशीट्स मिलेंगे ना, जब वर्कशीट्स मिलेंगे ना, ये बनाते हैं आपकी वर्कबुक। देखो, आपने बुक देखी होगी ना, बुक में क्या होता है? पेज होते हैं। अब जब बहुत सारे पेज मिलते हैं, ये क्या बनाती है? एक बुक बनाते हैं, ठीक है ना। आपकी कॉपी होती है। जब इसमें बहुत सारी पेज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कॉपी बनाती है। ऐसे एमएस एक्सेल में भी होता है। एमएस एक्सेल में क्या होता है? जब बहुत सारी वर्कशीट्स मिलेंगे ना, वो बनाएंगे आपकी वर्कबुक। क्या बनाएंगी? वर्कबुक। मैं समझाता हूं। देखो, अभी जिसपे हम काम कर रहे हैं ना, ये है शीट नंबर 1। क्या है? शीट नंबर 1। फिर ऐसे ओपन होगा शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। तो बहुत सारे ये शीट्स होते हैं, यानी ये शीट्स होते हैं। जब बहुत सारी शीट्स मिलके बहुत सारे शीट्स मिलते हैं ना, तो ये बनाते हैं वर्कबुक। क्या बनाते हैं? वर्कबुक। ठीक है, यही आपने समझा कि ये शीट 1 है, जिसपे ये है ना, ये पूरा शीट 1 है। अब ऐसी शीट 2, शीट 3 जब मिलेंगे तो वो क्या बनेंगे? वो बनाएंगे वर्कबुक। तो यहां से आपने समझा कि वर्कबुक जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। तो वर्कशीट क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन जो होती है जो हम प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। अभी हमने देखा कि वर्कशीट क्या होता है। अभी हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट तीन वर्कशीट्स होते हैं ना। लेकिन जो वर्कशीट होता है वो किस में होता है? कॉलम्स एंड रोज में। अब बहुत सारी वर्कशीट्स मिलेंगे तो वो बन जाएंगे वर्कबुक। ठीक है, अब है फार्मूला। अब ये इंपॉर्टेंट है, फार्मूला क्या होती है? ये फार्मूला कोई इक्वेशन होती है, is an equation that calculates the value to be displayed. ये फार्मूला must begin with equal to sign. ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो फार्मूला क्या होती है? फार्मूला होती है यूजर डिफाइंड। इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है फंक्शन, दूसरे होती है फार्मूला। क्या होती है? एक तो होती है फंक्शन, दूसरे होती है फार्मूला। फार्मूला क्या होती है? फार्मूला हम मतलब जो भी यूजर यहां से देगा ना, जो भी यूजर यहां से देगा, जो भी यूजर यहां से देगा ना, कोई भी मतलब अगर कोई इक्वेशन देगा तो वो, लेकिन वो फार्मूला हमेशा स्टार्ट होती है इक्वल टू साइन से। इससे ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमेशा आता है कि फार्मूला एमएस एक्सेल में स्टार्ट होता है किस साइन से? इक्वल टू साइन से। इक्वल टू साइन होता है ना, ये इक्वल टू साइन है ना, ये इक्वल टू साइन, तो इससे फार्मूला स्टार्ट होती है। देखो मैं समझाता हूं। ये है आपका फार्मूला बार। ये यहां से आप फार्मूला देते हो, यहां से आप फार्मूला देते हो। अगर आपको सम करना होता है, अगर आपको सम करना होता है तो सम करना होता है, पहले आप इक्वल टू साइन लगाओगे ऊपर, ठीक है, फिर लगाओगे सम। क्या लगाओगे? सम। फिर सम जिस सेल को आपको करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस सेल से करना है, इस सेल और इस सेल को करना है, तो इस सेल का एड्रेस क्या है? A1 है। तो A1 से लेके आप कर सकते हो इस क्या है? D1। तो D1 तक आप क्या कर सकते हो? आप इनका ऐड कर सकते हो। यही होती है फार्मूला। फार्मूला ऑफ यूजर जो होता है ना, वो खुद लगाता है। फंक्शन जो होती है ना, वो प्री डिफाइंड होती है, यानी वो वहां से ही होती है। फंक्शन वो प्री डिफाइंड होती है, लेकिन फार्मूला यूजर डिफाइंड होती है। यूजर फार्मूला को बनाता है, लेकिन फंक्शन वहां से प्री डिफाइंड होती है। होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया। पढ़ेंगे कुछ शॉर्टकट कीज जो कि एमएस एक्सेल में है। एमएस पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड में ऑलरेडी हमने कुछ शॉर्टकट कीज जो है देखी है, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जो डिफरेंट शेड करते हैं एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो पहले है F2। हमें पता है कि फंक्शन की जो होती है वो F1 से लेके F12 तक होती है ना, F1 से लेके F12 तक होती है आपकी फंक्शन कीज। तो F2 क्या काम करती है? F2 काम करती है, अगर आपको एडिट कोई भी सेल जो होती है ना, अगर आपको उसको एडिट करना है, कोई भी सेल आपने अभी देखा सेल का होती है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज एंड कॉलम्स आपकी सेल बनाती है। अगर आपको किसी भी सेल को एडिट करना है तो F12 दबाइए, ठीक है। F5 से आप किसी स्पेसिफिक सेल पे जाते हो, F5 से आप स्पेसिफिक सेल पे जाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। F7 से आप स्पेलिंग चेक करते हो। अब ये F7 याद रख लेना, मैंने पहले ही बोला एमएस वर्ड में भी कि F7 याद रखना। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, आप क्या दबाते हो? F7 दबाते हो, ठीक है। अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, वो है ये F11। देखो अगर आपको चार्ट क्रिएट करना होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हम एमएस एक्सेल में क्या कर सकते हैं, एक तो हम जो भी डाटा है उसको अरेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे चार्ट को भी डाल सकते हैं, ग्राफ्स को भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको चार्ट क्रिएट करना होगा उसके लिए F11 है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या है? F11। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि F11 से हम क्या करते हैं, किस में? एमएस एक्सेल में क्या करते हैं? क्रिएट चार्ट, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब कंट्रोल प्लस F9 जो आपकी वर्कबुक होती है ना, वर्कबुक, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो कंट्रोल प्लस F9 से। ये क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोल प्लस F10 से मैक्सिमाइज कर सकते हो वर्कबुक। क्या कर सकते हो? मैक्सिमाइज कर सकते हो वर्कबुक, ठीक है। हाँ, अब यहां पे अब आप हाइड कर सकते हो कॉलम्स को भी और रोज को भी। ये जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा था, जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये ना इस शॉर्टकट की से। देखो कंट्रोल प्लस 0 अगर आप दबाओगे ना तो आप किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हो, यानी जो भी कॉलम अगर आप चाहोगे ना हाइड कर सकते हो, छुपा के रख सकते हो कंट्रोल प्लस 0 से। और कंट्रोल प्लस 9 से आप रो को हाइड कर सकते हो। कॉलम ऐसे होती है ना,
ऐसे होती है कॉलम। तो आप किसी भी कॉलम को, इस कॉलम को हाइड कर सकते हो, इस कॉलम को हाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी। वो किसे आप करोगे? कंट्रोल+0 से। लेकिन अगर आपको रो करना होगा ना हाइड, फॉर एग्जाम्पल ये रोज है, ये रोज है, ये आप इस रो को भी हाइड कर सकते हो, इस रो को भी हाइड कर सकते हो, किससे? कंट्रोल+9 से। अब ये क्वेश्चन आया था कि किस की से कौन सी शॉर्ट की ऐसी है जो हम यूज करके, जिसका हम यूज करके हम रो को हाइड कर सकते हैं, तो वो है कंट्रोल+9। ठीक है, हाँ। तो कंट्रोल+0 से हम कॉलम को हाइड कर सकते हैं, कंट्रोल+9 को हम रो को हाइड कर सकते हैं। हाँ, अब होता है कंट्रोल+F5। कंट्रोल+F5 होता है स्ट्राइक थ्रू। देखो आप जब भी लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा यहाँ पे लर्न, अगर मैं कंट्रोल+5 तो स्ट्राइक थ्रू ऐसे होता है, यानी इसके ऊपर स्ट्राइक। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पे लर्न, अगर मैंने लर्न लिखा तो कंट्रोल+5 से स्ट्राइक थ्रू ऐसे आता है ना, ऐसे स्ट्राइक थ्रू, यानी इसके ऊपर आप लिखते तो वो होती है आपकी स्ट्राइक थ्रू। और कंट्रोल+D सुपर इंपॉर्टेंट है। वहां से हमने MS वर्ड में देखा कि अगर हमें डायलॉग बॉक्स को ओपन कर रहा है, हम करते हैं कंट्रोल+D। लेकिन MS एक्सेल में कंट्रोल+D से क्या होता है, हम सेल को फिल कर सकते हैं, फिल द सेल। ठीक है, हाँ। अब और कीज है जो आपको याद रखनी है। देखो कंट्रोल+स्पेस, अगर आप कंट्रोल+स्पेस दबाओगे ना, स्पेस की सबसे बड़ी की कौन सी कीबोर्ड में होती है? स्पेस की होती है ना। तो अगर आप कंट्रोल+स्पेस दबाओगे तो आप सिलेक्ट करोगे एंटायर कॉलम को। जो कॉलम आप सिलेक्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको कंट्रोल+स्पेस दबाना है। उसके लिए आपको क्या दबाना है? कंट्रोल+स्पेस दबाना है। हाँ, अगर आपको कोई रो सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको शिफ्ट+स्पेस दबाना है। देखो यहां क्वेश्चन क्या है, अगर आपको मिनिमाइज करना होगा वर्कबुक कंट्रोल+F9, मैक्सिमाइज करना होगा वर्कबुक कंट्रोल+F10। हाँ, मिनिमाइज, अब आपको अगर हाइड करना है कॉलम तो कंट्रोल+9, अगर आपको हाइड करना है कॉलम तो कंट्रोल+0, अगर आपको हाइड करना है रो तो कंट्रोल+9। ठीक है, हाँ। अगर आपको यहां पे आप कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल+स्पेस, एंटायर कॉलम को स्पेस करना है, या एंटायर कॉलम को क्या, एंटायर रो को आपको ये ना सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट+स्पेस। ठीक है, हाँ। अब यहां पे अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेल के पास जाना होगा ना तो शिफ्ट+U दबाओगे आप। ठीक, हाँ। अगर आपको करेंसी फॉर्मेट में लाना है, यानी रुपीज में लाना है या डॉलर में लाना है, देखो अब जब भी आप एक्सेल में काम करते हो ना, आप लिखते हो $500। अब $500 तो ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए आपको कोई की दबानी होगी, या तो ऊपर जाना होगा, ऊपर आपके आते हैं वहां पे करेंसी में आप रख सकते हो, वहां पे करेंसी ऑप्शन आता है, करेंसी में आप रख सकते हो, नो डाउट। या आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल+Shift+$। तो कंट्रोल+Shift+$ जैसे आपने दबाया ना तो डॉलर आ जाएगा पहले, फिर आप अमाउंट डाल सकते हो। ऐसे कंट्रोल+Shift+रुपये आप डाल सकते हो, यानी जो भी करेंसी आपको कंट्रोल+Shift+ कोई भी मतलब ना करेंसी आप डाल सकते हो। ठीक है, हाँ। अब कंट्रोल+सेमीकॉलम, ये देखो कंट्रोल+सेमीकॉलम से यहां पे होता है डेट। वहां पे क्या होता था, अगर हमने MS वर्ड में देखा, वहां होता था कंट्रोल+, और यहां पे होता है कंट्रोल+सेमीकॉलम से क्या होता है, आपका करंट डेट होता है, और करंट टाइम कैसे आता है? कंट्रोल+Shift+सेमीकॉलम। ठीक है, हाँ। अब यहां पे अगर आपको फार्मूला जो होगा ना, यानी क्रिएट अ फार्मूला टू सम ऑफ ऑल द अबव सेल्स, ठीक है, उसके लिए है Alt+. ठीक है, तो ये कुछ कीज है जो आपको MS एक्सेल में याद रखने हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो कीज थे, कंट्रोल+A होता है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल+B होता है बोल्ड, कंट्रोल+C होता है कॉपी, ठीक है ना, कंट्रोल+E होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो वो ऑलरेडी MS वर्ड में मैंने वो कीज जो है ऑलरेडी डिस्कस की है, तो वो आप वहां से देख सकते हो। और ये जो कीज है ये यहां से MS एक्सेल में आते रहते हैं, खास करके ये मिनिमाइज वर्कबुक, मैक्सिमाइज वर्कबुक, हाइड करना कॉलम, हाइड करना रो, सिलेक्ट करना एंटायर कॉलम, सिलेक्ट करना रो, ठीक है ना, या क्रिएट चार्ट करना F11, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आते रहते हैं, बिल्कुल इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है। हाँ, यहां पे और एक इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन क्या होती है। देखो मैंने अभी बताया आपको फार्मूला, वहां पे मैंने आपको दिखाया फार्मूला हमेशा स्टार्ट होती है किससे? इक्वल टू साइन से। मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूला जो है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होती है। फार्मूला और फंक्शन में क्या फर्क है? फार्मूला जो होती है ना वो यूजर डिफाइंड होती है, यानी यूजर जिस तरीके से फार्मूला है ना वो बना सकता है। लेकिन फंक्शन जो होती है ना, फंक्शन यूजर डिफाइंड नहीं होती है, ये प्री डिफाइंड होती है, यानी ये प्री डिफाइंड फार्मूला ही होती है, ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ होता है। कैसे? मैं समझाता हूं। कुछ ये ना फंक्शंस है, फंक्शन में क्या कह रहा हूं कि ये प्री डिफाइंड फार्मूला होती है, और फार्मूला क्या होती है? वो यूजर डिफाइंड होती है, यानी यूजर खुद डिफाइन करता है उसको, जैसे वो यूजर है ना वैसे वो फार्मूला बना सकता है, लेकिन फंक्शन को यूजर नहीं बना सकता है। फंक्शन जो होती है वो प्री डिफाइंड फार्मूला होती है। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो अब बहुत सारे फंक्शंस आप देखोगे, अगर आप MS एक्सेल में जाओगे ना, अभी समझा, देखो इसमें जो मेन फंक्शंस है ना वो ये 5 है, और बहुत सारे फंक्शंस हैं, मुझे लग रहा है यहां से ही क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहां से पहले सम, अगर हमें सम करना होगा,
अगर हमें सम करना होगा। तो सम जिस तरीके से हमें करना होगा ना, हमें वो सेल जो है ना वो सिलेक्ट करनी होती है, वो सेल जो है ना सिलेक्ट करनी होती है। जैसे इसने सम किया है A1 से लेके A5 तक, A1 से लेके A5 तक, यानी सेल A1 से लेके A5 तक इसने क्या किया है, A1 से लेके A5 तक। मैं समझाता हूं कैसे। देखो ये है आपकी A1, ठीक है, और ये है A5, A ये है और 5 ये है, A5 ये है ना। तो A1 से यहां से यहां तक इसने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। A1 से लेके A5 तक इसने क्या किया है, सम किया है। तो ये क्या, ये ऑलरेडी डिफाइंड है ना, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये प्री डिफाइंड है, ये हमारी बन गई फंक्शन, ठीक है ना। तो ये बन गई सम फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें A1 से A5 तक एवरेज कर सकते हैं, अगर एवरेज निकालनी होगी, ठीक है। ऐसे हम काउंट मतलब हम देख सकते हैं कि A1 से लेके A5 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 5 ही आएंगे, ठीक है। तो वो काउंट, और मैक्सिमम हमें बताता है कि मैक्सिमम कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे A1 से लेके 5 में, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे है 10। तो मुझे बताओ मैक्सिमम कौन सा है इसमें, मैक्सिमम इसमें 10 ही है ना, तो यही आ जाएगा, मैक्सिमम इसमें 10 आ जाएगा। ऐसे मिनिमम में कौन सा है इनमें, मिनिमम 1 है ना, तो मिनिमम 1 आ जाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस है जो हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, MS एक्सेल में। और भी बहुत सारी फंक्शंस है जो हम यूज़ करते हैं MS एक्सेल में। तो वहाँ से मुझे नहीं लग रहा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहाँ से ही आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने जाना कि फंक्शंस जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, MS एक्सेल। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पेपर्स में हमें देखने को मिले हैं, तो वो क्वेश्चंस हम कर रहे थे। सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स। यहां पे हमें बताना है कि अगर हमें चार्ट को क्रिएट कर रहा है ना, तो हम किस मेन्यू बार का यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि बहुत मेन्यू बार्स है, तो इसमें व्यू है, इंसर्ट है, फार्मूला है या डाटा है। तो यहां पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इंसर्ट से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी, इंसर्ट से हम ये ना चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अभी मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी जहां से हम चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, वो क्या है, वो है F11। यानी F11 का भी हम यूज कर सकते हैं चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए। और साथ ही साथ अगर हमें अगर हम यूज नहीं करेंगे, अब मेन्यू बार है, तो मेन्यू बार में हम किसका यूज करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, तो इंसर्ट पे वहां पे चार्ट्स जो है ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी इंसर्ट से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जो वर्कशीट जो होते हैं ना बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, मैंने आपको बताया, ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट कितने वर्कशीट्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं 3, ठीक है ना, क्योंकि यही वर्कशीट्स फिर बनाते हैं वर्कबुक, यही वर्कशीट्स फिर बनाते हैं क्या, वर्कबुक। इसमें टोटल कितने हमारे पास शीट्स है, 255, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं जो खुद ओपन होते हैं, 3 शीट्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 3, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिलेक्शन कॉल्ड व्हेन मोर देन वन सेल इज सिलेक्ट इन MS एक्सेल। जब हम MS एक्सेल में एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं ना, अभी हमने देखा सम के केस में हमने किया A1 से लेके A5 तक किया था ना, यानी हमने उसमें कितने सेल्स को लिया था, हमने उसमें A1 से A5 सेल्स लिए थे, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सेल रेंज कहा जाता है, सेल रेफरेंस कहा जाता है, बोथ ऑफ द अबव कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है जब हम एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे ना, उसको कहा जाता है सेल रेंज। क्या कहा जाता है, सेल रेंज। क्या कहा जाता है, सेल रेंज। हाँ, अब सेल रेफरेंस क्या होती है, सेल रेफरेंस होती है अगर सेल है ना, कोई सेल है, अगर इसका डाटा हम दूसरे सेल में डालेंगे ना, उसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। समझ में आ रही बात, सेल रेफरेंस क्या होती है, अगर एक सेल से हम डाटा उठाएंगे और किसी दूसरे सेल में रखेंगे वही डाटा, उसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं ना, यानी A1 से हमने सिलेक्ट किया A5 तक, यानी 5 सेल्स को सिलेक्ट किया, इसको बोलते हैं सेल रेंज, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल रेंज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। सेल रेंज क्या होता है, जहां से हम एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज कर्सर इन MS एक्सेल, यानी व्हाट इज, असल में यह है कि कर्सर को क्या कहा जाता है। जैसे हमें कर्सर होता है ना, उसको MS एक्सेल में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। उसको रो पॉइंटर कहा जाता है, कॉलम पॉइंटर कहा जाता है, या सेल पॉइंटर कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहा जाता है। ओएसली एक्सेल में क्या होता है, वहां पे इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम, उसका वो बनाते हैं सेल। तो जो कर्सर होता है ना, उसको हम कहते हैं सेल पॉइंटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं, सेल पॉइंटर। कहां पे, MS एक्सेल में। किसको, कर्सर को, ठीक है।
पे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन 451। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन 451। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, एसएससी में ये आते ही रहते हैं। और जेके एसएसबी में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। हाँ, सब ऑडिटर में देखने को मिला है। ठीक है, सब ऑडिटर जो पेपर आया था वहां पे देखने को मिले हैं ये क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन 4। अगर हमने कोई फंक्शन लिखी फॉर एग्जाम्पल CHAR, तो CHAR यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो 51 है। अब इसके लिए होती है एस्काई कोडिंग। एस्काई कोडिंग क्या होती है मैं समझाता हूँ, पहले यहाँ से समझेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। एस्काई कोडिंग होती है, एस्काई मतलब स्टैंड्स फॉर, ये आ सकता है कि फुल फॉर्म एस्काई क्या है, तो वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोडिंग दी। अब कोडिंग क्या है, कोडिंग में अगर हम देखेंगे ना 65 से लेके 90 तक, 65 से लेके 90 तक उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने कैपिटल लेटर्स को रखा है। यानी 65 बन जाएगा आपका कैपिटल लेटर ए, समझ आ रही बात। 65 क्या बन जाएगा आपका कैपिटल लेटर ए, ठीक। हाँ, ऐसे 66 बन जाएगा कैपिटल लेटर बी, 67 बन जाएगा कैपिटल लेटर सी। तो ऐसे लेके 90 तक आपका आता है A to Z। आप समझ रहे हो ना बात, मैं क्या कह रहा हूं कि 65 से लेके 90 तक क्या है आपका कैपिटल लेटर्स में, यानी A to Z। 65 करेगा रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर ए को, 66 करेगा रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर बी को, ऐसे 90 करेगा रिप्रेजेंट किसको, कैपिटल लेटर Z को। ठीक है, हाँ। अब है 97 से लेके 122, याद रख लेना 97 से लेके 122। तो 97 से लेके 122 रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल स्मॉल लेटर्स को, यानी 97 करेगा रिप्रेजेंट स्मॉल ए, 97 आ जाएगा, और 122 जो आ जाएगा ना वो स्मॉल Z आ जाएगा। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब नंबर्स भी है ना, नंबर्स के लिए है 48 से लेके 57, 48 से लेके 57, और 48 से 57 आ जाएगा 0 to 9, 48 से लेके 57 आ जाएगा 0 to 9। अब मुझे बता 51 का क्या आ जाएगा। देखो 48 का अगर 48 का 0 आ जाएगा, ठीक है, 49 का 1 आ जाएगा, 50 का 2 आ जाएगा, 51 का 3 आ जाएगा। तो ओवसली इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा 3, क्योंकि हमने देखा 48 से लेके, यहां पे देखो हमने क्या देखा कि 48 से लेके 57 तक क्या होते हैं, ये 9 नंबर्स को मतलब ये 48 0 आ जाएगा और 57 9 आ जाएगा। यानी 48 की कोडिंग क्या है, 0 है, 49 की कोडिंग क्या है, 1 है, 50 की कोडिंग क्या है, 2 है, 53 की कोडिंग क्या है, 51 की कोडिंग क्या है, 3 है। ठीक है ना, तो 51 आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी 3 राइट आंसर। कैसे दिखाता हूँ फिर से एक बार, 48 क्या आ जाएगा 0, 49 1, 50 2, 51 3, यानी 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये होती है कोडिंग। अब अगर आपको करना होगा किन्स का, कैपिटल लेटर्स के लिए क्या रखा गया है 65 से लेके 90, स्मॉल लेटर्स के लिए क्या रखा गया है 97 से लेके 122, नंबर्स के लिए क्या रखा गया है 48 से लेके 57 तक 0 to 9। ठीक है, 48 से लेके 57 तक 0 to 9। ठीक है, ये अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ अ सेल हैविंग कॉलम F एंड रो 9। हमें बताना है सेल एड्रेस किसका, हमें बताना है सेल एड्रेस, सेल का सेल एड्रेस होता है ना, अभी मैंने समझा आपको सेल एड्रेस कैसे हम करते हैं, और उसमें कॉलम है F और रो है 9, कॉलम क्या है F और रो है 9। तो मुझे बताओ, मैंने अभी बताया कि पहले क्या आता है, पहले कॉलम आता है, फिर क्या आता है, फिर रो आ जाएगा। तो ओएसली अगर कॉलम होगी F, अगर कॉलम होगी F और रो होगी 9, तो F9 राइट आंसर आ जाएगा, वो बन जाएगा सेल एड्रेस। तो इसमें F9 का है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, तो F9 यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दे आर प्री डिटरमाइंड फार्मूलाज दैट परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस। देखो यहां पे हमें बता रहा है प्री डिटरमाइंड फार्मूलाज। प्री डिटरमाइंड फार्मूलाज मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी जो है, जिनको ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, वो क्या है, वो है आपकी फंक्शंस, है ना। हाँ, अब फार्मूला क्या होती है, फार्मूला होती है यूजर डिफाइंड, फार्मूला होती है यूजर डिफाइंड। अब ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन है प्री, जब भी प्री डिटरमाइंड वर्ड आ जाएगा तो फंक्शन है, जब भी यूजर डिफाइंड आ जाएगा तो फार्मूला है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ। अब यहां से आपका लेक्चर जो होता है ना वो एंड होता है। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि आप मुझे बताओ कमेंट्स में पाइवट टेबल क्या होता है, पाइवट टेबल क्या होता है वो आप बताओ, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ मुझे बता मैक्रोज क्या होते हैं। अब ये दो टर्म्स जहां से एमएस एक्सेल में क्वेश्चन आते हैं, एक तो पाइवट टेबल, दूसरा मैक्रोज क्या होता है वो आप कमेंट्स में लिखोगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और कमेंट में दो टर्म्स क्या क्या, पाइवट टेबल और मैक्रोज, वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आप खुद
अंडरस्टैंड करोगे। ईजी टर्म्स है, पाइवट टेबल क्या होता है, वो मैक्रोज क्या होता है, वो आप कमेंट्स में लिखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।